नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था श्रृंखला में हम अध्याय 57 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आज बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की। इसका नाम हम सुनते रहते हैं, है ना? मतलब अक्सर खबरों में आता है, खासकर जब मानवाधिकार उल्लंघन की कोई बात हो। हाँ, बिल्कुल। तो ये संस्था आखिर है क्या, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर आज जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। एनएचआरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये हमारे देश में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। और इसकी कहानी, जैसा आपने कहा, शुरू होती है 1993 से। तब संसद ने एक कानून पास किया था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अच्छा। हाँ, और इसी कानून के तहत एनएचआरसी का गठन हुआ। अच्छा, तो ये मतलब कानून बनाकर स्थापित हुई है, ऐसा नहीं कि जब संविधान बना तभी से थी, जैसे इलेक्शन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। ये फर्क शायद समझना जरूरी है ना? एकदम सही पॉइंट उठाया आपने। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हिंदी में कहें तो सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय, हाँ। मतलब इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट, एक विधान से बनाया गया है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। जिसका जिक्र सीधे सीधे भारत के संविधान में मिलता हो, वैसा नहीं है। हालांकि ये काम उन अधिकारों के लिए करती है जिनमें से कई हमारे संविधान में हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स। हाँ, बिल्कुल। पर ये इंस्टीट्यूशन खुद कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है, जो इंपॉर्टेंट है, कि सरकार अगर चाहे तो कानून में बदलाव करके, मतलब अमेंडमेंट करके, इसकी पावर्स या स्ट्रक्चर में चेंज कर सकती है। अच्छा, हाँ, जैसा हुआ भी है शायद। हाँ, 2019 में हुआ भी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में बदलाव करना ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होता है। समझ गई। और ये एक बहुत अहमियत वाली बात है। तो फिर इस स्टैट्यूटरी बॉडी का मुख्य काम क्या है? इसे मानवाधिकारों का वॉचडॉग कहते हैं, है ना? एक तरह का प्रहरी। हाँ, वॉचडॉग शब्द काफी हद तक सही बैठता है इसके रोल के लिए। इसका बिल्कुल बेसिक काम है देश में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, मतलब रक्षा भी करना और बढ़ावा भी देना। और ये खास तौर पर उन अधिकारों पर नजर रखती है जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, यानी लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इनसे जुड़े हैं। ठीक है। अब सवाल यह है कि कौन से अधिकार? हाँ। तो ये वो अधिकार हैं जो या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स। हाँ, मुख्यतः वो, या फिर जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में शामिल हैं। हाँ। और एक और जरूरी बात, जिन्हें भारत की अदालतें लागू करवा सकती हैं, मतलब एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। अच्छा, इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। हाँ, सिर्फ कोई नैतिक अधिकार हो या किसी दूसरे देश में लागू होता हो, वो इसके दायरे में सीधे नहीं आएगा, जब तक वो हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा न बन जाए। ये इंटरनेशनल कवेनेंट्स वाली बात जरा और साफ करेंगे। ये कौन से समझौते हैं जिनका जिक्र आ रहा है यहाँ? जरूर। देखिए, पूरी दुनिया में खासतौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन राइट्स को लेकर एक तरह की ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश हुई। हाँ, यूएन वगैरह बना। हाँ, बिल्कुल। तो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर कई इंटरनेशनल ट्रीटीज या कॉवेनेंट्स अपनाए गए। एनएचआरसी के कॉन्टेक्स्ट में कानून खास तौर पे दो का जिक्र करता है। ये यूएन जनरल असेंबली ने 1966 में अपनाए थे। 1966 में? कौन से? पहला है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब आईसीसीपीआर, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर। ठीक है। और दूसरा है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी आईसीईएससीआर, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर। ओके। भारत सरकार ने 1979 में इन दोनों को स्वीकार किया, मतलब एक्सीड किया। अच्छा, 1979 में। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स तय हुए हैं उनको अपने देश में लागू करने की जिम्मेदारी ली है। तो एनएचआरसी इन स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखकर काम करता है। और हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो टाइम टू टाइम यूएन के किसी और ह्यूमन राइट्स ट्रीटी का कन्वेंशन को भी नोटिफाई कर सकती है कि भाई इसे भी एनएचआरसी के दायरे में माना जाए। अच्छा, तो ये सिर्फ हमारे संविधान तक ही सीमित नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखता है। ये तो इसका दायरा काफी बड़ा कर देता है। हाँ, बिल्कुल। अब ये समझते हैं कि जब 1993 में से बनाया गया तो इसके पीछे सरकार के क्या उद्देश्य थे? मतलब क्यों जरूरत लगी कि एक अलग से कमीशन बनाया जाए? पहले क्या व्यवस्था नहीं थी? हाँ, सोर्स मटेरियल इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताता है। क्या है वो? पहला तो ये कि देश में जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े मुद्दे देखने के लिए एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थे, मतलब जो संस्थाएं वगैरह थी, उन्हें और मजबूत करना। अच्छा।
एक तरह से मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों को सुनने और उन पर एक्शन लेने के लिए एक ज्यादा डेडिकेटेड फोकस्ड मैकेनिज्म बनाना। हो सकता है पहले ये काम बिखरा हुआ हो या उतना इफेक्टिव ना हो। एक सेंट्रल बॉडी जैसा कुछ हद तक। दूसरा उद्देश्य जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र होकर मानवाधिकारों के उल्लंघन, खासकर सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियां, मतलब एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस के आरोपों की जांच करना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर आरोप तो कई बार सरकारी तंत्र पर ही लगते हैं। बिल्कुल। तो एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी होने से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक सिग्नल देता है कि भारत ह्यूमन राइट्स को लेकर सीरियस है, कमिटेड है। सही बात है। और तीसरा उद्देश्य था कि देश में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए जो कोशिशें पहले से चल रही थीं, चाहे वो जुडिशरी कर रही हों या सिविल सोसाइटी, एनजीओज वगैरह कर रहे हों, उनको सप्लीमेंट करना और स्ट्रेंथन करना, मतलब उनको सहारा देना, मजबूत करना। अच्छा, यानी ये अकेले ही सब कुछ नहीं करेगा बल्कि दूसरों के साथ मिल के काम करेगा। हाँ, एनएचआरसी को अकेले सब कुछ नहीं करना था, बल्कि जो एफर्ट्स हो रहे हैं उन्हें बल देना था, कोऑर्डिनेट करना था, एक तरह से पूरक भूमिका निभानी थी। ये उद्देश्य तो काफी अच्छे और जरूरी लगते हैं। चलिए अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, आपने बताया। कौन कौन होते हैं इसमें? हाँ, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष, और उनके अलावा 5 और फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। अच्छा, एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर, कुल 6। इनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? कौन बन सकता है? क्या कोई भी? नहीं, क्वालिफिकेशंस काफी स्पेसिफिक हैं और अनुभव पे जोर दिया गया है, खास पर लीगल और ह्यूमन राइट्स फील्ड का। जैसे चेयरपर्सन के लिए क्वालिफिकेशन है कि वो व्यक्ति भारत के चीफ जस्टिस माने सीजीआई रह चुके हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों। रिटायर्ड? हाँ, रिटायर्ड। इसमें 2019 में एक बदलाव हुआ था। पहले सिर्फ रिटायर्ड सीजीआई ही बन सकते थे, अब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी बन सकते हैं। मतलब कानून और न्याय का सर्वोच्च स्तर का अनुभव। ये तो टॉप लेवल का एक्सपीरियंस हो गया। और बाकी 5 सदस्य? हाँ, जो 5 अन्य सदस्य हैं उनमें एक सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड जज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक और? हाँ, फिर एक सदस्य होंगे किसी हाई कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ओके। हाँ, और फिर बचे 3 सदस्य। ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें मानवाधिकारों के मामलों में खास नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब जमीनी स्तर पर काम किया हो। ये लोग एकेडमिक फील्ड से हो सकते हैं, एनजीओ सेक्टर से हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जुडिशरी के लोग भी हैं और फील्ड के लोग भी हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल। और इन 3 सदस्यों में एक और खास बात है, इनमें से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। जेंडर प्रेजेंटेशन। हाँ, ये लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो मतलब इसमें कानूनी विशेषज्ञता भी है, जमीनी अनुभव भी है और महिला प्रतिनिधित्व भी है। ये तो हुए चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर्स। इनके अलावा भी कुछ सदस्य होते हैं शायद, एक्स ऑफिशियो वाले। बिल्कुल। इन 6 1+5 फुल टाइम मेंबर्स के अलावा कमीशन में 7 एक्स ऑफिशियो सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि ये लोग किसी और पद पर होने की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑफिस अपने आप ही एनएचआरसी के सदस्य बन जाते हैं। उन्हें एनएचआरसी के लिए अलग से अपॉइंट नहीं किया जाता। अच्छा, वो अपने पद की वजह से ही इसके मेंबर हो गए। ये कौन लोग हैं? कौन से आयोगों के प्रमुख इसमें शामिल हैं? हाँ, ये 7 एक्स ऑफिशियो सदस्य देश के उन अहम नेशनल कमीशंस के चेयरपर्सन होते हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जैसे इसमें हैं 1 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन, 2 नेशनल कमीशन फॉर एससीज के चेयरपर्सन, 3 नेशनल कमीशन फॉर एसटीज के चेयरपर्सन, 4 नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन। ये 4 तो पहले से थे शायद। हाँ, ये शुरू से थे। फिर 2019 के संशोधन से 3 और जोड़े गए। 5 नेशनल कमीशन फॉर बीसीज के चेयरपर्सन, पिछड़ा वर्ग आयोग, 6 नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 7 और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगन मुख्य आयुक्त। अरे वाह, मतलब अब तो माइनॉरिटीज, एससीज, एसटीज, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, बच्चे और दिव्यांगजन, इन सभी के अधिकारों के लिए जो टॉप नेशनल बॉडीज हैं, उनके हेड सीधे एनएचआरसी का हिस्सा हैं। जी हाँ,
ये तो एनएचआरसी को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता होगा। मतलब अलग-अलग सेक्शंस की जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं, जो जमीनी हकीकत है, उसकी सीधी जानकारी कमीशन तक पहुंचती होगी। निश्चित रूप से ये स्ट्रक्चर जो है ये अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस की चिंताओं को मेन स्ट्रीम में लाने और ह्यूमन राइट्स के प्रति एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने में मदद करता है। ये दिखाता है कि मानवाधिकार सिर्फ कुछ सिविल पॉलिटिकल राइट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी के हर वर्ग के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट से भी जुड़े हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है ये तो। अब आते हैं नियुक्ति पर। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इतने महत्वपूर्ण पदों पर कौन अपॉइंट करता है? चेयरपर्सन और मेंबर्स, इन सभी की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट करते हैं अपनी मर्जी से? नहीं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते। वे एक 6 सदस्यीय समिति, एक 6 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, मतलब सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्ति करते हैं। अच्छा, एक कमेटी है जो नाम सजेस्ट करती है। ये कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है फिर तो। इसमें कौन-कौन लोग होते हैं? क्या इसमें कोई बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है? हाँ बिल्कुल, इस कमेटी की कॉम्पोजिशन बहुत ध्यान से बनाई गई है ताकि इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो। ये एनएचआरसी की निष्पक्षता की फाउंडेशन रखने की एक कोशिश है। कौन है इसके सदस्य? इस कमेटी के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। उनके अलावा इसमें होते हैं लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, यहां ध्यान देना चेयरमैन नहीं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, बल्कि डेप्यूटी चेयरमैन। हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। फिर लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता, राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और सेंट्रल होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। अच्छा, तो इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। ये लॉप का शामिल होना तो वाकई बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। ये थियोरेटिकली तो इंश्योर करता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सिर्फ सरकार की न चले, बल्कि एक वाइडर कंसेंसस बनाने की कोशिश हो। ये किसी भी वॉचडॉग बॉडी की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। एकदम, ये ट्रांसपेरेंसी और बैलेंस लाने का एक प्रयास है। अब प्रैक्टिस में कितना होता है वो अलग बात है, पर प्रावधान का इंटेंट यही है। हाँ, इंटेंट तो यही लगता है। इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट है। अगर किसी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को या किसी सिटिंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को मेंबर अपॉइंट करना है, तो ऐसा करने से पहले भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई से कंसल्टेशन करना, मतलब सलाह मशवरा करना मैंडेटरी है। अच्छा, सीजेआई से पूछना जरूरी है अगर कोई सिटिंग जज को लाना है तो। ये भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का सम्मान है। हाँ बिल्कुल। ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो काफी रोबस्ट लगता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। टेन्योर कितना होता है? कितने समय तक रहते हैं ये लोग पद पर? चेयरपर्सन और सदस्य दोनों का कार्यकाल 3 साल का होता है, या जब तक वे 70 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते। इनमें से जो भी पहले हो जाए, Whichever is earlier. 3 साल या 70 साल की उम्र। अच्छा, यहाँ एक ये ध्यान रखना है कि पहले ये 5 साल था, शायद 2019 में बदला है। हाँ बिल्कुल सही। 2019 के अमेंडमेंट से पहले ये 5 साल या 70 साल की उम्र तक था। अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। अच्छा, ये चेंज ध्यान रखने वाला है। क्या टर्म खत्म होने पर इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है? दोबारा नियुक्ति हो सकती है? हाँ, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का अमेंडेड, उसके अनुसार चेयरपर्सन और सदस्य रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब पुनर्नियुक्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है जो शायद इनकी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद चेयरपर्सन और सदस्य केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, है ना? बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही जरूरी प्रावधान है। इसका मकसद यही है कि पद पर रहते हुए चेयरपर्सन या सदस्य भविष्य में किसी सरकारी पद के लालच या दबाव में ना आए। हाँ, कि बाद में कोई पोस्ट मिल जाएगी तो अभी सरकार के हिसाब से काम करें। हाँ, वो वाली बात ना हो। वे पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर बिना किसी डर या पक्षपात के, फियर और फेवर के बिना अपना काम कर सकें। ये उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। सोचिए, अगर उन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद मिलने की उम्मीद हो, तो शायद वे सरकार के खिलाफ जाने वाले मामलों में उतने सख्त ना रह पाएं, है ना? बिल्कुल सही पॉइंट है। ये उनकी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसी सदस्य या चेयरपर्सन को हटाने की जरूरत पड़ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हाँ, तो प्रोसेस क्या है? क्या सरकार जब चाहे हटा सकती है? नहीं, सरकार जब चाहे तो बिल्कुल नहीं हटा सकती। हटाने की प्रक्रिया काफी सख्त है
और केवल कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर ही प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। क्या ग्राउंड्स हैं वो? ये ग्राउंड्स हैं ई, अगर वो दिवालिया घोषित हो जाएं, मतलब एडजज्ड एंड इंसॉल्वेंट। बी, अगर वो अपने टर्म के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर कोई दूसरी पेड नौकरी करने लगें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला। सी, अगर वो मानसिक या शारीरिक रूप से इतने दुर्बल हो जाएं, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, कि पद पर बने रहने के लिए अनफिट हों। डी, अगर वो अनसाउंड माइंड के हों और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया हो। ई, या फिर अगर उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए और जेल की सजा हो जाए, जिसे राष्ट्रपति मॉरल टर्पिट्यूड वाला अपराध समझे, मतलब नैतिक अधमता वाला। ये तो हुई काफी क्लियर और गंभीर बातें। इनके अलावा क्या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी जैसा कोई ग्राउंड भी है? जैसे मान लीजिए करप्शन का आरोप लगे या वो काम करने में सक्षम ना रहे। हाँ, ये दो आधार भी हैं, साबित कदाचार या अक्षमता, इनकैपेसिटी। बिल्कुल। लेकिन इन आधारों पर हटाने की प्रक्रिया और भी ज्यादा सेफगार्डेड है, मतलब और भी ज्यादा सुरक्षित है। सिर्फ आरोप लगने से काम नहीं चलेगा। कैसे? क्या खास है इसमें? इन दो ग्राउंड्स पर, मतलब मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पर हटाने के लिए प्रेसिडेंट को पहले मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए। अच्छा। प्रेसिडेंट खुद नहीं हटा सकते। नहीं। इन ग्राउंड्स पर सीधे एक्शन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट मामले की पूरी जांच करेगा। अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि हाँ, आरोप सही हैं, कदाचार साबित होता है या अक्षमता है, और वो प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि हाँ, इन्हें हटा देना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं, वरना नहीं। अरे, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच और सिफारिश कंपलसरी है। ये तो चेयरपर्सन और सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, एक सेफगार्ड। हाँ, बिल्कुल। ये तो पक्का करता है कि उन्हें पॉलिटिकल रीजन से या मनमाने ढंग से टारगेट ना किया जा सके, उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। बिल्कुल। ये प्रावधान एनएचआरसी की ऑटोनॉमी के लिए, उसकी स्वायत्ता के लिए, आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये उन्हें हौसला देता है कि वो बिना किसी डर के सरकार या पावरफुल लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले सकें अगर जरूरत पड़े तो। सही बात है। आखिर में इनके वेतन, भत्ते और सेवा की दूसरी शर्तें, सैलरीज, अलाउंसेस, अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये कौन तय करता है? और क्या अपॉइंटमेंट के बाद इन्हें बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है? चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, केंद्र सरकार। लेकिन इसमें भी शायद वो प्रोटेक्शन है कि अपॉइंटमेंट के बाद इनमें कोई डिसएडवांटेजेस वेरिएशन नहीं हो सकता, मतलब उनके नुकसान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेफगार्ड है। उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सर्विस कंडीशंस में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। कैन नॉट बी वेरीड टू हिज और हर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब जो सैलरी या सुविधाएं नियुक्ति के समय तय हो गई, उन्हें कम नहीं किया जा सकता। ये भी उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने का एक तरीका है, ताकि सरकार बाद में दबाव बनाने के लिए उनकी सर्विस कंडीशन में कटौती न कर दे। तो कुल मिला के अगर हम देखें, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जिसमें विपक्ष शामिल है, टेन्योर की सिक्योरिटी 3 साल 70 वर्ष, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है लेकिन बाद में सरकारी नौकरी पर रोक, हटाने का मुश्किल प्रोसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच शामिल है, और सर्विस कंडीशंस का प्रोटेक्शन, ये सब मिलकर एनआरएचसी की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, मतलब स्वायत्ता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को इंश्योर करने के लिए ही डिजाइन किए गए लगते हैं। एकदम सही सिंथेसाइज किया आपने। इन सभी स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल प्रोविजंस का कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि एनएचआरसी एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और इफेक्टिव संस्था के रूप में काम कर सके, जो देश में ह्यूमन राइट्स की रक्षा का अपना महत्वपूर्ण काम निभा पाए। ये एक तरह से ढांचागत नींव है जिस पर आयोग का सारा कामकाज टिका है। तो ये थी एनएचआरसी की स्थापना, उसकी बनावट यानी संरचना, नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जिनसे ये पता चलता है कि कैसे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने की कोशिश की गई है। ये समझना जरूरी था कि कागज पर यह संस्था कितनी मजबूत बनाई गई है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि आयोग को किस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम कर सके। ये सारे प्रावधान उसी दिशा में कदम है। बिल्कुल। ये तो हुई इसके स्ट्रक्चर की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनएचआरसी के कार्य क्या हैं और इसकी शक्तियां क्या हैं। ठीक है, तो अब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फंक्शंस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि ये कमीशन असल में करता क्या है, कौन कौन से काम इसके दायरे में आते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि एनएचआरसी की भूमिका सिर्फ शिकायतों पर एक्शन लेने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका काम काफी फैला हुआ है।
प्रोएक्टिव भी है और सिस्टेमिक सुधारों पर भी फोकस करता है। तो चलिए एक एक करके इसके फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन, जैसा कि सोर्स में दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, इंक्वायरी इनटू वायोलेशंस। और इसमें एक और पहलू जुड़ा है, किसी पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के कारण हुए उल्लंघन की जांच भी। ये तो शायद सबसे फाउंडेशनल काम है ना? एब्सोल्युटली, ये एनएचआरसी के एग्जिस्टेंस का कोर रीजन है। कहीं भी किसी के भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ हो, चाहे वो पुलिस की ज्यादती हो या किसी सरकारी विभाग की लापरवाही, कमीशन जांच कर सकता है। और ये नेग्लिजेंस वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल है। मतलब अगर किसी सरकारी अधिकारी का काम था किसी अधिकार को प्रोटेक्ट करना और उसने लापरवाही बरती जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो वो भी जांच के दायरे में है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी सरकारी अस्पताल में जरूरी दवाइयां नहीं हैं या डॉक्टर समय पर नहीं आते और इस लापरवाही से किसी मरीज की हालत बिगड़ जाती है या मौत हो जाती है, तो क्या ये एनएचआरसी के पास जा सकता है मामला? ये नेग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट हुआ। प्रिसाइसली, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। या मान लीजिए कहीं सांप्रदायिक तनाव है और पुलिस ने समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए जिससे हिंसा भड़क गई और लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, ये भी नेग्लिजेंस के तहत आ सकता है। अब सवाल उठता है कि ये जांच शुरू कैसे होती है? सोर्स बताता है इसके 3 तरीके हैं। हाँ, पहला है सुओ मोटो, यानी कमीशन खुद ही संज्ञान ले सकता है। मतलब कहीं अखबार में पढ़ लिया, न्यूज़ चैनल पे देख लिया या किसी और सोर्स से पता चला कि गड़बड़ हुई है, तो उन्हें किसी फॉर्मल शिकायत का इंतजार करने की जरूरत नहीं। करेक्ट, ये एनएचआरसी की प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाता है। हाँ, दूसरा तरीका है जब कोई पीड़ित व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन एक पिटिशन यानी याचिका दायर करे। ये सबसे कॉमन तरीका है। और तीसरा, अगर कोई मामला किसी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट को लगता है कि इसमें मानवाधिकार उल्लंघन का एंगल है जिसकी जांच होनी चाहिए, तो कोर्ट खुद एनएचआरसी को जांच के लिए कह सकती है। दिलचस्प, मतलब मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है जांच शुरू करने का। हाँ, अब दूसरे फंक्शन पर आते हैं, इंटरवेंशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कमीशन जज की तरह बैठ जाता है? नहीं, जज नहीं बनते। इंटरवेंशन का मतलब है कि अगर किसी कोर्ट में कोई ऐसा मामला चल रहा है जहां मानवाधिकार उल्लंघन का कोई महत्वपूर्ण सवाल उठता है, तो एनएचआरसी कोर्ट की परमिशन से उस कार्यवाही में शामिल हो सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, रेलेवेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज या ट्रीटीज का हवाला दे सकता है, या मामले के ह्यूमन राइट्स डिमेंशन पर कोर्ट का ध्यान खींच सकता है। इसेंशियली ये कोर्ट को असिस्ट करता है ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से। अच्छा, तो ये एक तरह से अमिकस क्यूरिया जैसा रोल हो गया, मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो मानव अधिकार के नजरिए से कोर्ट की मदद कर रहा है। ये तो जरूरी हो सकता है, खासकर कॉम्प्लेक्स केसेस में। ठीक है, तीसरा फंक्शन, जेल विजिट्स, जेलों और दूसरी हिरासत की जगहों का दौरा। ये तो अक्सर खबरों में रहता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी फंक्शन है। कमीशन के सदस्य या उनकी टीम देश की किसी भी जेल, बाल सुधार गृह, नारी निकेतन या किसी भी ऐसी जगह जहां लोगों को हिरासत में रखा जाता है, वहां जा सकते हैं। और ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं होती। तो फिर मकसद क्या होता है? कंडीशंस देखना। बिल्कुल, वहां रहने वाले इनमेट्स की लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, खाना, पानी, सफाई, मेडिकल फैसिलिटीज, रहने की जगह, क्या ओवरक्राउडिंग है, क्या उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार हो रहा है, क्या उनके लीगल राइट्स उन्हें मिल रहे हैं। ये सब देखना, स्टडी करना और फिर स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना कि क्या सुधार किए जाने चाहिए। कई बार ऐसी विजिट से ही गंभीर मामले उजागर होते हैं जिन्हें शायद बाहर की दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। सही बात है, बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, चौथा फंक्शन है रिव्यू ऑफ सेफगार्ड्स, यानी संविधान और कानूनों में दिए गए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के उपायों की समीक्षा करना। हाँ, हमारा संविधान और हमारे कई कानून लोगों को बहुत से अधिकार और सेफगार्ड्स देते हैं। कमीशन का काम है इन कानूनों की समीक्षा करना, ये देखना कि क्या ये मौजूदा हालात के हिसाब से काफी हैं, क्या इनमें कोई लूप होल्स हैं, और सबसे जरूरी, क्या इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मतलब कानून तो बना दिया, पर क्या वो जमीन पर असर दिखा रहा है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, बच्चों के लिए पॉक्सो है। तो कमीशन ये जांचता है कि ये कानून असल में पीड़ितों को कितनी सुरक्षा दे पा रहे हैं, और अगर नहीं तो क्यों। एग्जैक्टली, और सिर्फ कमियां बताना नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन को सुधारने के लिए ठोस मेजर्स भी रेकमेंड करना।
ये एक तरह से लीगल फ्रेमवर्क को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करने जैसा है। ये तो बहुत जरूरी काम है। इससे जुड़ा हुआ ही लगता है अगला फंक्शन, रिव्यू ऑफ इनहिबिटिंग फैक्टर्स। उन कारकों की समीक्षा करना जो लोगों को उनके मानवाधिकार एंजॉय करने से रोकते हैं। इसमें खास तौर पर टेररिज्म का जिक्र है। ये एक बेहद सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स एरिया है। टेररिज्म अपने आप में ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायोलेटर है। ये लोगों की जीने के अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनकी आज़ादी पर सीधा हमला है। कमीशन उन फैक्टर्स को रिव्यू करता है जो मानवाधिकारों के रास्ते में रुकावट बनते हैं, और टेररिज्म उनमें से एक प्रमुख फैक्टर है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है जिसकी अक्सर चर्चा होती है। आतंकवाद से निपटने के लिए जो कड़े कानून या तरीके अपनाए जाते हैं, कई बार उन पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं। तो कमीशन इस बैलेंस को कैसे देखता है? बिल्कुल सही सवाल है। ये एक टाइट रोप वॉक है। एनएचआरसी को ये देखना होता है कि टेररिज्म से लड़ने के लिए उठाए गए कदम जरूरी तो है, पर कहीं वो खुद ही मानवाधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे। क्या एंटी टेरर लॉज का मिसयूज हो रहा है? क्या जांच प्रक्रियाओं में टॉर्चर या अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है? कमीशन इन दोनों पहलुओं को देखता है, टेररिज्म एज अ वायलेशन एंड काउंटर टेररिज्म मेजर्स पोटेंशियली लीडिंग टू वायलेशंस। फिर वो ऐसे रिमीडियल मेजर्स यानी सुधारात्मक उपाय सुझाता है जिससे नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहे और इंडिविजुअल राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहें। ये वाकई एक चैलेंजिंग काम होगा। अच्छा, अगला फंक्शन है इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन करना। हाँ, भारत बहुत सी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज और कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ICCPR, ICESCR, CRC, सीडा वगैरह। कमीशन इन सभी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करता है। स्टडी करके क्या होता है? मतलब क्या फायदा? स्टडी करके ये देखा जाता है कि इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भारत में और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्या हमारे डोमेस्टिक लॉज इन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ अलाइन करते हैं? कहाँ गैप है? फिर कमीशन सरकार को सिफारिशें देता है कि नेशनल लॉज और पॉलिसीज को इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक कैसे लाया जाए। ये एक तरह से ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश है। मतलब देश के मानवाधिकार कानूनों को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाना। ठीक है। फंक्शन जी है प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, शोध को बढ़ावा देना। हाँ, किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। ह्यूमन राइट्स भी इससे अलग नहीं है। कमीशन खुद भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करता है और दूसरी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, NGOs को भी रिसर्च करने के लिए एनकरेज और सपोर्ट करता है। पर ह्यूमन राइट्स में रिसर्च से क्या हासिल होता है? ये तो ज्यादातर जमीनी लड़ाई लगती है। देखिए, रिसर्च से ही हमें जमीनी हकीकत की गहरी समझ मिलती है। उल्लंघन के पैटर्न्स क्या हैं, कौन से समुदाय ज्यादा वनरेबल हैं, सरकारी योजनाओं का असर क्या हो रहा है, किसी खास कानून की वजह से क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब सॉलिड डेटा और एनालिसिस से मिलते हैं, जो रिसर्च से ही आता है। इसी एविडेंस बेस पर इफेक्टिव पॉलिसीज और रिकमेंडेशंस तैयार की जा सकती हैं, वरना तो सब हवा में बातें होंगी। मेक सेंस। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। अगला फंक्शन है स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी, मानवाधिकार साक्षरता फैलाना। ये तो बेहद जरूरी लगता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शायद सबसे ज्यादा जमीनी असर डालने वाला फंक्शन यही है। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उन्हें बताना कि संविधान और कानून उन्हें क्या राइट्स देते हैं, और अगर उन राइट्स का वायोलेशन होता है तो उनके पास क्या लीगल रेमेडीज है, कहाँ शिकायत करनी है, कौन सी एजेंसी उनकी मदद कर सकती है। क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं कि उसका अधिकार क्या है तो वो उसके लिए आवाज कैसे उठाएगा? जैसे गांव में किसी गरीब आदमी को नहीं पता कि उसे MG-NRGA के तहत काम मांगने का अधिकार है, या किसी महिला को नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ वो क्या कर सकती है। एग्जैक्टली। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। जब लोग जानेंगे तभी तो मांगेंगे। कमीशन इसके लिए पब्लिकेशंस निकालता है, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है, स्कूल्स, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स करता है, मीडिया का इस्तेमाल करता है। बेसिकली लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना कि ये आपके अधिकार हैं। इससे जुड़ा हुआ ही अगला फंक्शन है encourage the efforts of NGOs and institutions working in the field of human rights. NGOs को प्रोत्साहित करना। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो ग्रासरूट्स लेवल पे जुड़े होते हैं, अक्सर उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच पाती। उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। वो पीड़ितों को लीगल एड देते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं।
कमीशन इन संगठनों के काम को रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें इनकरेज करता है और उनके साथ कोलैबोरेट भी करता है। सोर्स में भी लिखा है कि इन्हें सिविल सोसाइटी और एनजीओ से पूरा सहयोग मिलता है। मतलब ये एक पार्टनरशिप अप्रोच है, एनएचआरसी और एनजीओज मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। एनजीओ जमीनी हकीकत और स्पेसिफिक केसेस की जानकारी लाते हैं और एनएचआरसी के पास इंस्टीट्यूशनल पावर और रिसोर्सेज होते हैं जिनसे वो बड़े पैमाने पर असर डाल सकता है या पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन कर सकता है। इट्स ऑफन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। राइट। और आखिरी फंक्शन थोड़ा जनरल सा है, अदर फंक्शंस नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी वो सभी काम करना जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हों। हाँ, ये एक तरह का एनेबलिंग प्रोविजन है। ये कमीशन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो बदलते समय के साथ उभरने वाले नए मानवाधिकार मुद्दों पर भी काम कर सके, जैसे आज के ज़माने में डिजिटल प्राइवेसी, एनवायरमेंटल राइट्स, LGBTQ+ राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल इम्प्लिकेशंस, ये सब नए चैलेंजेस हैं। ये फंक्शन कमीशन को अलाउ करता है कि वो इन पर भी फोकस कर सके, भले ही वो एक्ट में एक्सप्लिसिटली लिस्ट न किए गए हों। वाओ, तो ये 10 फंक्शंस मिलकर एनएचआरसी के काम का एक बहुत बड़ा कैनवस बनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग, लीगल रिव्यू, पॉलिसी एडवाइस, रिसर्च, एजुकेशन, कोलैबोरेशन, काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप है। सोर्स में आगे जागरूकता प्रयासों और शिकायतों के प्रकारों पर भी बात की गई है। हाँ, अवेयरनेस एफर्ट्स की बात हमने लिटरेसी वाले फंक्शन में की। सोर्स में कैंप सिटिंग्स और ओपन हियरिंग्स का जिक्र है, जो इसी अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने का एक तरीका है। कैंप सिटिंग्स, ये क्या चीज है? कहीं कैंप लगाकर बैठ जाते हैं? बिल्कुल। कमीशन की टीम, जिसमें सदस्य और अधिकारी होते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों, खासकर रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में जाती है और वहीं पर कुछ दिनों के लिए कैंप लगाकर बैठती है। वहीं लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं, कुछ मामलों की सुनवाई भी वहीं हो जाती है। इसे कहते हैं जस्टिस एट द डोर स्टेप्स। लोगों को दिल्ली आने की जरूरत नहीं, कमीशन उनके पास पहुंच रहा है। ओपन हियरिंग्स में भी इसी तरह की जन सुनवाई होती है। इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है और लोगों का भरोसा भी। ये तो वाकई बहुत अच्छा कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास राजधानी तक आने के साधन या जानकारी नहीं है। अच्छा, और शिकायतों के प्रकार? सोर्स में तो बहुत लंबी लिस्ट दी है। लगता है शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो इसमें कवर ना होता हो। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है और दिखाती है कि एनएचआरसी का दायरा कितना वाइड है। इसमें शामिल है पब्लिक सर्वेंट्स की लापरवाही से जुड़े मामले, कस्टोडियल वायलेंस, टॉर्चर और डेथ्स, मतलब पुलिस या जेल हिरासत में, फेक एनकाउंटर्स, पुलिस एक्सेसेस यानी मनमानी ज्यादती, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किए गए उल्लंघन, प्रिजन कंडीशंस, जेलों की बुरी हालत, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार, एट्रोसिटीज ऑन SC/STs, कम्युनल वायलेंस से जुड़े मामले, बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स न मिलना जैसे पेंशन, ग्रेचुइटी। अच्छा, ये भी? हाँ, पब्लिक अथॉरिटीज की सामान्य लापरवाही जैसे सड़क खराब होने से एक्सीडेंट, और वल्नरेबल सेक्शन से जुड़े मुद्दे, दिव्यांग, बुजुर्ग, अल्पसंख्यक वगैरह। बाप रे, मतलब पुलिस की ज्यादती से लेकर पेंशन ना मिलने तक और फर्जी एनकाउंटर से लेकर सांप्रदायिक दंगों तक सब कुछ। ये तो सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के मुद्दे भी उठा रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ शिकायत आने पर ही नहीं। सोर्स साफ कहता है कि पुलिस एनकाउंटर में मौत, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में मौत, या डिफेंस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की कस्टडी में मौत की सूचना मिलते ही कमीशन खुद संज्ञान लेता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। मीडिया रिपोर्ट्स, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर भी सुओ मोटो एक्शन लिया जाता है, या फिर जब कमीशन के सदस्य खुद दौरे पर होते हैं और कोई मामला उनके सामने आता है। तो ये हुआ कि कमीशन क्या क्या करता है और किन मामलों को देखता है। अब जरा इसके काम करने के तरीके, वर्किंग मैकेनिज्म पर बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, पर यह कहीं और भी ऑफिस खोल सकता है जरूरत पड़ने पर। हाँ, वो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कमीशन को अपनी प्रोसीजर खुद रेगुलेट करने की पावर है। वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या इंडियन एविडेंस एक्ट से पूरी तरह बंधा नहीं है, हालांकि उसके पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोर्ट किसी को समन भेज सकता है, गवाही के लिए बुला सकता है? एग्जैक्टली। कमीशन किसी भी व्यक्ति को भारत में कहीं से भी समन करके बुला सकता है, उसकी हाजिरी सुनिश्चित कर सकता है
और शपथ पर उसकी गवाही ले सकता है, एग्जामिन हिम ऑन ओथ। वो किसी भी दस्तावेज को खोजने और पेश करने का आदेश दे सकता है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। वो किसी भी कोर्ट या सरकारी ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है, एफिडेविट्स पर सबूत ले सकता है, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन इशू कर सकता है। बेसिकली एक जांच के लिए जरूरी लगभग सारी लीगल पावर्स इसके पास हैं। इसकी प्रोसीडिंग्स का कैरेक्टर भी जुडिशियल होता है। तो जांच करने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? क्या इनकी अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन विंग होती है? हाँ, कमीशन के पास अपना एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है जिसका नेतृत्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी करता है। लेकिन इसके अलावा वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सर्विसेज भी यूटिलाइज कर सकता है, जैसे ज़रूरत पड़ने पर सीबीआई की मदद लेना या राज्य पुलिस की किसी खास टीम की। और जैसा हमने पहले बात की, एनजीओज के साथ भी कोलैबोरेशन होता है, जिनसे ज़मीनी स्तर की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो जांच में काफ़ी मददगार साबित होती है। ओके, सोर्स में एक और बहुत ज़रूरी बात है, 1 साल की टाइम लिमिट। कमीशन किसी घटना के 1 साल बीत जाने के बाद उसकी जांच नहीं कर सकता। ये तो एक बड़ी लिमिटेशन लगती है। हाँ, ये सेक्शन 36(2) और द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में दिया गया है, और ये वाकई एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन है। इसका मतलब है कि मानवाधिकार उल्लंघन की घटना होने के 1 साल के अंदर ही शिकायत कमीशन के पास पहुंच जानी चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा देर हो गई तो कमीशन लीगली उस मामले को एंटरटेन नहीं कर सकता। पर ऐसा क्यों? कई बार तो लोगों को पता ही देर से चलता है, या वो इतने डरे होते हैं कि तुरंत शिकायत नहीं कर पाते, या कानूनी प्रक्रिया समझने में ही वक्त लग जाता है। क्या इससे न्याय नहीं होता? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और इस लिमिटेशन की काफी आलोचना भी होती है। इसके पीछे का लेजिस्लेटिव इंटेंट शायद ये रहा होगा कि सबूत जुटाना आसान हो, गवाह मिल सकें और मामले बहुत ज्यादा पुराने ना हो जाएं जिससे जांच मुश्किल हो जाए। लंबी देरी से फैक्ट्स धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि कई जेन्युइन केसेस में जहां देरी के वाजिब कारण थे, पीड़ितों को इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता। ये एक बहस का मुद्दा रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, मान लेते हैं जांच हो गई और कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हाँ, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है या लापरवाही बढ़ती गई है। तब कमीशन क्या कदम उठा सकता है? व्हाट नेक्स्ट? सोर्स में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद या कई बार जांच के दौरान भी कमीशन कुछ कदम उठा सकता है। यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एनएचआरसी की पावर्स ज़्यादातर रिकमेंडेटरी यानी सिफारिशी प्रकृति की हैं। वो कोर्ट की तरह सज़ा नहीं सुना सकता या अपने आदेशों को सीधे एनफोर्स नहीं करवा सकता। सिफारिशी मतलब सिर्फ सलाह? फिर फायदा क्या? सलाह से कहीं ज़्यादा इन्हें रिकमेंडेशंस विथ टीथ कहा जा सकता है। पहला कदम, कमीशन संबंधित सरकार या अथॉरिटी को सिफारिश कर सकता है कि वो पीड़ित या उसके परिवार को कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस का भुगतान करे, मुआवजा दिलवाना। अच्छा, और दूसरा कदम? बी, दूसरा, कमीशन संबंधित सरकार या अथॉरिटी को सिफारिश कर सकता है कि वो दोषी पाए गए पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा चलाने की कार्यवाही शुरू करे या कोई और सूटेबल एक्शन ले, जैसे विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल एक्शन। तीसरा, कमीशन पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत, इमीडिएट इंटरिम रिलीफ देने की सिफारिश कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी का घर गैर कानूनी तरीके से गिरा दिया गया, तो फाइनल मुआवजा तय होने तक कमीशन तुरंत उसे कुछ फौरी मदद, जैसे रहने की वैकल्पिक व्यवस्था या कुछ आर्थिक सहायता देने की सिफारिश कर सकता है। और चौथा डी, ये शायद सबसे पावरफुल लगता है। हाँ, चौथा कदम है कि कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट में जा सकता है ताकि कोर्ट जरूरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स जारी करे। मतलब अगर कमीशन को लगता है कि उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं हो रहा है या मामले की गंभीरता ऐसी है कि कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है, तो वो सीधे हायर जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है। अच्छा, तो भले ही सीधे सजा ना दे पाएं, पर मुआवजे की सिफारिश, दोषी पर कार्रवाई की सिफारिश, तुरंत मदद की सिफारिश और जरूरत पड़ने पर खुद कोर्ट जाने का रास्ता, ये सब मिलकर इसे काफी वजनदार बनाते हैं। मतलब सरकार या अथॉरिटीज इनकी सिफारिशों को हल्के में नहीं ले सकती। बिल्कुल नहीं। इन सिफारिशों का एक बड़ा मॉरल वेट होता है। सरकार पर पब्लिक प्रेशर बनता है। लीगली भी सरकार को आमतौर पर कमीशन को बताना पड़ता है कि उन्होंने सिफारिशों पर क्या एक्शन लिया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और कोर्ट जाने का विकल्प तो है ही।
तो रेकमेंडेटरी होते हुए भी एनएचआरसी के पास अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के तरीके हैं। तो ये थी एनएचआरसी के फंक्शंस और वर्किंग की कहानी। काफी कुछ है इसमें, जांच से लेकर सिफारिशों तक, जागरूकता से लेकर कोर्ट जाने तक। और ये सिस्टमिक इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करती है, सिर्फ इंडिविजुअल केसेस को नहीं। बेशक इसकी अपनी चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं, खासकर एनफोर्समेंट पावर्स की कमी, लेकिन फिर भी भारतीय लोकतंत्र में इसका रोल काफी अहम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले भाग से आगे बढ़ते हुए अब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब एनएचआरसी की भूमिका पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि जो स्रोत हमारे पास हैं वो एनएचआरसी के काम, उसकी शक्तियों और असल में जमीन पर जो चुनौतियां हैं उनके बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहली बात जो स्रोत में उभर कर आती है वो ये कि आयोग का काम मुख्य रूप से सिफारिशी है, मतलब रेकमेंडेटरी। हाँ। ये सीधे किसी को सजा नहीं दे सकता, नहीं पीड़ित को कोई मुआवजा मतलब मॉनेटरी रिलीफ खुद से दिलवा सकता है। सुनने में थोड़ा हल्का लगता है। हाँ, मतलब पावरलेस जैसा साउंड करता है शुरू में। जैसे मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग सलाह तो दे सकते हैं पर फैसला तो आखिर घर वाले ही करेंगे। कुछ वैसा। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कहीं पुलिस हिरासत में किसी के साथ ज्यादती हुई, कोई वायोलेशन हुआ, तो एनएचआरसी जांच करेगा, फिर सरकार या जो भी संबंधित अथॉरिटी है उसको एक्शन लेने की सिफारिश करेगा। सिर्फ सिफारिश? हाँ, सिर्फ सिफारिश। वो खुद उस अफसर को सस्पेंड नहीं कर सकता या पीड़ित को कह लीजिए मुआवजा नहीं दे सकता। इसकी शक्ति सिर्फ सिफारिश करने तक सीमित है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। हाँ, आयोग की भूमिका भले ही सलाहकारी हो, पर सरकार इन मामलों पर विचार करती है, गंभीरता से लेती है, ऐसा उनका कहना है। तो ये कहना कि आयोग एकदम शक्तिहीन है, वो शायद ठीक नहीं है। उनके हिसाब से इसके पास एक तरह की मटीरियल अथॉरिटी है। मटीरियल अथॉरिटी मतलब भले ही फॉर्मल पावर ना हो सजा देने की, लेकिन संस्था की अपनी एक इज्जत है, एक वजन है, जिसकी वजह से उसकी बात टाली नहीं जाती आसानी से। सही कहा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसका एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी है जो इस बात को थोड़ा और वजन देता है। वो क्या है? आयोग की सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई या क्या एक्शन लिया गया, ये सरकार या संबंधित अथॉरिटी को 1 महीने के भीतर आयोग को बताना होता है। अच्छा, 1 महीने में जवाब देना होता है। हाँ, ये एक तरह का जवाबदेही तंत्र मतलब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाता है। भले ही सिफारिशें लीगली बाइंडिंग ना हो, पर एक नैतिक और राजनीतिक दबाव तो बनता ही है, मोरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। मतलब बात दबती नहीं आसानी से। हाँ बिल्कुल, मीडिया में आ सकती है, पब्लिक ओपिनियन बन सकती है, तो सरकार पे प्रेशर तो रहता है। ओके, अच्छा, एक और चीज है, सशस्त्र बलों मतलब आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्रोत कहते हैं कि आयोग की भूमिका थोड़ी सीमित है, लिमिटेड है। हाँ, ये एक अलग केस है। इस क्षेत्र में प्रक्रिया थोड़ी अलग है। कैसे? यहाँ आयोग सीधे जांच करने के बजाय केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग उसे एग्जामिन करके अपनी सिफारिशें देता है। तो जांच सीधे नहीं, रिपोर्ट के जरिए। हाँ, और केंद्र सरकार को इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को बताने के लिए ज्यादा समय मिलता है, 3 महीने। ओह, सामान्य मामलों में 1 महीना, यहाँ 3 महीने। जी, शायद राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशंस की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई होगी। हो सकता है। खैर, और ये आयोग अपनी रिपोर्टें भी तो देता है, एनुअल रिपोर्ट्स और कभी-कभी स्पेशल रिपोर्ट्स केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। हाँ बिल्कुल। फिर इन रिपोर्टों का क्या होता है? क्या ये बस फाइल हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट्स संसद मतलब पार्लियामेंट और संबंधित राज्य विधानमंडलों स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने रखी जाती हैं, बाकायदा पेश होती हैं। अच्छा, मतलब लेजिस्लेचर में डिस्कस होती हैं? हाँ, और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, उसके साथ एक मेमोरेंडम भी रखा जाता है। इस मेमोरेंडम में सरकार बताती है कि आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है, और अगर नहीं की गई तो उसका कारण भी बताना पड़ता है। अगर कोई सिफारिश नहीं मानी गई तो उसका जस्टिफिकेशन देना होगा। ये पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने का एक तरीका है। लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई भूमिका की बात। कागज पर तो सिस्टम ठीक लग रहा है, पर असलियत में तो चुनौतियां होती ही हैं, जैसा हम जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और स्रोत खुद कुछ समस्याओं का जिक्र कर रहा है। चलिए इनको खोलते हैं जरा। पहली है प्रशासनिक बाधाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स। जी। और यहाँ पेरिस सिद्धांतों, पेरिस प्रिंसिपल्स का जिक्र आता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कहते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के पास अपना काम ठीक से करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और स्टाफ होना चाहिए।
ताकि वो सरकार से स्वतंत्र रह सके। हाँ, फंक्शनली इंडिपेंडेंट। लेकिन स्रोत बताते हैं कि हमारे यहाँ आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन को पूरी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स नहीं मिली हुई हैं। अरे मतलब सोचिए, आप एक इतने बड़े आयोग के प्रमुख हैं, लेकिन हर छोटे मोटी चीज के लिए, जैसे स्टाफ रखना है या कोई सामान खरीदना है, उसके लिए आपको किसी और मंत्रालय या विभाग से, जैसे गृह मंत्रालय से, अनुमति लेनी पड़े। तो इससे तो काम धीमा हो जाता होगा। बिल्कुल, डिलेज होती हैं और ये आयोग की ऑटोनॉमी पर भी सवाल उठाता है। और काम का बोझ तो बढ़ता ही जा रहा है। स्रोत के अनुसार आयोग हर साल लगभग 1 लाख शिकायतें देख रहा है। 1 लाख। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा तो बढ़ रहा है आयोग पर फिर उसी हिसाब से साधन, रिसोर्सेज भी तो मिलने चाहिए ना। बिल्कुल, ज्यादा शिकायतें मतलब ज्यादा काम। जी। सिंपल सी बात है, पर अगर रिसोर्स मैनेजमेंट की पावर ही लिमिटेड है तो काम कैसे चलेगा? काम अटकता है। ये तो एक तरह की विडंबना है, आयरनी है। लोगों का भरोसा बढ़ रहा है पर संस्था की क्षमता उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। सही कहा। दूसरी समस्या है वित्तीय बाधाएं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। स्रोत कहता है कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अनुदान मिलता है, ग्रांट सेनेट। आयोग अपने काम के लिए इस पैसे को खर्च कर सकता है। इसमें वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। लेकिन गाड़ियां खरीदने जैसी चीजों के लिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। मतलब जांच के लिए फील्ड में जाना जरूरी है, उसके लिए गाड़ियां चाहिए, पर वो खरीदने की पूरी आजादी नहीं। ये दिखाता है कि कहने को तो स्वतंत्रता है, पर कहीं ना कहीं निर्भरता, डिपेंडेंसी बनी हुई है। हो सकता है कि रोजमर्रा के खर्चे, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करने की छूट हो, पर बड़ी खरीदारी जैसे वाहनों के लिए बाहरी मंजूरी की जरूरत पड़ती हो। और इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी दूर दराज के इलाके में तुरंत जांच के लिए जाना है, स्पॉट इंक्वायरी करनी है, और गाड़ी की उपलब्धता या मंजूरी में देरी हो जाए, तो न्याय मिलने में भी देरी हो सकती है, एविडेंस खराब हो सकता है। ये तो गंभीर बात है। और तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली समस्या, जनशक्ति की कमी, मैन पावर कंस्ट्रेंट्स। स्रोत साफ कहता है कि आयोग में कभी भी स्वीकृत पदों, सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ के बराबर स्टाफ नहीं रहा, कभी भी नहीं। हाँ, ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है। मतलब जितनी जरूरत ऑफिशियली मानी गई है, उतने लोग भी कभी आयोग में काम नहीं कर रहे थे, हमेशा अंडरस्टाफ्ड रहा है। इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा? काम का बोझ इतना है कि रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को सलाहकार, कंसल्टेंट्स के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखना पड़ता है। मतलब जुगाड़ से काम चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं, तजुर्बेकार लोग चाहिए पर स्थायी स्टाफ की कमी है, तो रिटायर्ड लोगों को लाया जाता है। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। स्रोत बताता है कि अनुभवी जांच अधिकारियों, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कमी के कारण मौके पर जाकर जांच करने में, स्पॉट इंक्वायरीज करने में दिक्कत आती है। खासकर किन मामलों में? खासकर हिरासत में मौत, कस्टोडियल डेथ्स, यातना, टॉर्चर, अवैध हिरासत, इल्लीगल डिटेंशंस जैसे गंभीर मामलों में। इन मामलों में तो तुरंत और प्रभावी जांच बहुत जरूरी होती है। हाँ, इनमें तो टाइम इज क्रिटिकल। और अगर अनुभवी जांच अधिकारी ही कम है, तो फिर जांच की गुणवत्ता, क्वालिटी पर सवाल उठता है। कई बार शायद सिर्फ कागजी कार्रवाई पर ही निर्भर रहना पड़ता होगा। बाप रे, मतलब जो सबसे जरूरी काम है वही प्रभावित हो रहा है। और सिर्फ जांच ही नहीं, स्रोत ये भी कहता है कि विधि प्रभाग, लॉ डिवीजन, जिसे आयोग की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा गया है, वो भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जबकि शिकायतों को देखना और निपटाना उसी का मुख्य काम है। जी हाँ, अगर लॉ डिवीजन ही अंडरस्टाफ्ड है, जो कि शिकायतों का पहला दरवाजा है, तो पूरा सिस्टम ही धीमा पड़ जाएगा। शिकायतों का ढेर लगता जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन लगती है। और ये चिंता सिर्फ हमारी या स्रोतों की नहीं है। स्रोत में जिक्र है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया था कि इन समस्याओं को, खासतौर पर स्टाफ की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों को, जल्द से जल्द एक सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक से दूर किया जाए। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़े तो समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एनएचआरसी को और इफेक्टिव बनाने के लिए अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। तो हमने देखा कि एनएचआरसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसके पास नैतिक अधिकार, मॉरल अथॉरिटी है, सरकारें उसे हल्के में नहीं ले सकती। लेकिन वो संसाधनों और शक्तियों की कमी से, खासकर स्टाफ की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है, जिसका असर उसके काम पर पड़ रहा है। सही बात है। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, जो शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? इन बाधाओं को देखते हुए
क्या राज्य मानवाधिकार आयोगों, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, SRCs को और ज्यादा शक्तियां और रिसोर्सेज देना एक समाधान हो सकता है? मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, या फिर क्या स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर मानवाधिकार जागरूकता और रिपोर्टिंग के तंत्र बनाने की जरूरत है, ताकि NHRC पर जो ये लाखों शिकायतों का भारी बोझ है वो कुछ कम हो सके और मामलों का निपटारा जल्दी हो। इस पर विचार किया जा सकता है। शायद शक्तियों को और नीचे तक ले जाना ही हल हो। हाँ, ये वाकई एक अहम मुद्दा है। शायद स्टेट कमीशंस को मजबूत करना या बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर कुछ करना जरूरी है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राजनीति के अध्याय 57 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर हमारी आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद करते हैं। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और गहन चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।